30 साल के रविंद्र ने, जो कि इंडियन नेवी में बतौर टेक्नीशियन काम करता था, उसने अपनी 31 साल की गर्लफ्रेंड को काटा, सर अलग किया, हाथ अलग किए और कमर से नीचे वाला हिस्से को काट कर अलग रखा। ये जो तस्वीर आप बीचों बीच अभी देख रहे हैं, इस फ्रिज के अंदर जब कैमरा पर्सन रिपोर्टर ताका झाकी करने पहुंचते हैं तो सबका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से इस फ्रिज को खोला जाए। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद जब रिपोर्टर्स अंदर पहुंचते हैं, उस फ्रिज को खोलने की जब कोशिश करते हैं तो अंदर से एक भयावह तस्वीर आती है। पता लगता है कि 31 साल की जो मोनिका है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इसका ना सर था, ना दोनों हाथ काट दिए गए थे, कमर के निचले वाला जो हिस्सा था उसे काट कर अलग रख दिया गया था। लेकिन फ्रिज में कौन सा हिस्सा रखा गया था? धड़ रखा गया था। मतलब एक ऐसी लाश जिसका ना शरीर में ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, पॉलिथीन में बांधकर डीप फ्रीजर में, ये जो फ्रिज देख रहे हैं, नीचे बैगन रखा है, कटोरियां रखी हैं और ठीक इसके ऊपर डीप फ्रीजर में हमने जानबूझकर इसे ब्लैक कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि जो कातिल जो है वो कितना ज्यादा शातिर था। पॉलिथीन में उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को बांधकर अच्छे तरीके से डीप फ्रीजर में छुपा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये कि मोनिका का सर कहां पर था? मोनिका का जो पैर था, जो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उससे लेकर जो अंगूठे तक का जो हिस्सा, वो कहां पर रखा गया था? जब पुलिस तलाशी अभियान चलाती है तो उसे एक एक कर हर एक सबूत मिल जाता है, हर एक टुकड़े मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी जो मोनिका का जो सिर था वो पुलिस से कोसों दूर था, क्योंकि कातिल जो कि बतौर इंडियन नेवी में टेक्नीशियन काम करता था, उसे पता लग चुका था कि पुलिसिया जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पहचान कितनी ज्यादा जरूरी होती है। और आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आज आपको फोटोज के जरिए, वीडियोज के जरिए समझाएंगे और बताएंगे कि किस कदर मोनिका के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर शहर भर में बिखेर दिए गए, घर में कोने कोने पर से छुपा दिया। और कातिल इतना ज्यादा शातिर था कि जब तक उसे सरेंडर नहीं किया, पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि घर के अंदर एक महिला की लाश के इतने छोटे टुकड़े कर कर उसे फ्रिज में छुपा कर रखा गया था। आसपास वालों तक को भनक नहीं थी। पोछा लगाया गया, जब खून से पूरा घर सदाबोर हो चुका था, पोछा लगाकर हर एक कोने को साफ किया गया। क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो विशाखापट्टनम का आप ये जो फ्लैट देख रहे हैं, इसी फ्लैट के अंदर बैठकर ये नेवी का जो टेक्नीशियन है, ये बकायदा इंस्टामार्ट से एक बड़ा चाकू ऑर्डर करता है, क्योंकि इसे पता था कि घर के अंदर लाश पड़ी हुई है इसकी गर्लफ्रेंड की और अब इसे उसके टुकड़े करने हैं। और इसीलिए इसी घर से बैठकर वो फौरन इंस्टामार्ट से एक बड़ा चाकू ऑर्डर करता है। सोचिए, बाहर डिलीवरी बॉय भी आता है, दरवाज़ा भी खुलता है और दरवाजे के उस तरफ वो लाश पड़ी हुई थी, लेकिन उस डिलीवरी बॉय को भनक तक नहीं लगती। वो बकायदा वो ऑर्डर जो है वो टेक्नीशियन को थमाता है, दरवाज़ा बंद होता है और इसके बाद यही रविंद्र बकायदा कोशिश करता है उन लाश के टुकड़ों को काटने की। वो चाकू लेता है, सबसे पहले देखता है कि उसमें धार कितनी है और फिर उसके बाद सबसे पहले ये अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के सिर को काटकर अलग करता है। सिर काटने के बाद वो उसे साइड में रखता है। इसके बाद वो हाथ अलग करता है, दोनों हाथों को काट देता है। दोनों हाथ काटने के बाद बकायदा वो अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों को काटता है। जो हिप से लेकर नीचे तक का हिस्सा होता है उसको कमर के आसपास से काटता है ताकि वो दोनों पैर अलग हो सके। और उन्हें काटने के बाद अब करीब करीब 6 टुकड़े उस बॉडी के कर चुके होते हैं और सोचता है कि अब आगे किया जाए तो क्या किया जाए, कि तभी इसकी नज़र पड़ती है फ्रिज पर और ये देखता है कि फ्रिज के अंदर बॉडी के कुछ टुकड़े रखे जा सकते हैं। इसी फ्रिज को ये खोल कर देखता है, लेकिन समझ में आता है कि जितने भी इसने जो 6 टुकड़े कर दिए वो सारे के सारे फ्रिज के अंदर नहीं आ सकते। और इसीलिए अब ये प्लान बनाता है और सबसे पहले जो धड़ है उसके हिस्से को, यानी धड़ में क्योंकि हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, सिर्फ पेट से लेकर जो गले तक का हिस्सा होता बचा हुआ था, तो उसको बाकायदा पॉलीथीन में रैप करता है। क्योंकि खून बहुत बह रहा था तो उसे साफ़ भी करता है, पॉलीथीन में रैप करता है और ले जाकर इस फ्रिज के अंदर रख देता है। अब सोचता है बाकी के टुकड़ों का क्या किया जाए, तो इसके बाद इसकी नज़र पड़ती है इसी घर में एक ट्रॉली बैग रखा था जिसके अंदर ये जो कमर से लेकर पैर तक का निचला जो हिस्सा होता है उन दोनों टुकड़ों को बाकायदा उस ट्रॉली बैग में रखता है और बेड के नीचे रख देता है।
अब बारी आती है सिर की और हाथ की। ये दोनों एक पॉलीथीन के अंदर पैक करता है और सोचता है कि अब आखिरकार इनका क्या किया जाए, और इसे सबसे पहले ये करना था कि सिर को गायब करना बहुत ज़रूरी था। ये सोच रहा था कि अगर बाई चांस पुलिस पकड़ भी ले या बाई चांस कोई ये चीज़ देख भी ले तो उसे समझ ही ना आए कि लाश है किसकी और डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्शन ना जुड़े। और इसी आपाधापी में सोचिए ये बाकायदा 60 किलोमीटर का सफ़र करता है। जिस जगह पर यह वारदात हुई है विजाक के आसपास, वहाँ से लेकर ये 60 किलोमीटर दूर जाता है आउटस्कर्ट में, यानी एक जो शहर है उसके काफ़ी बाहर चला जाता है। और वहाँ पर बाकायदा वो सिर को रखता है अपनी गर्लफ्रेंड के, दोनों हाथों को रखता है, उस पर केरोसिन छिड़कता है और बाकायदा वहाँ पर आग लगा देता है। अब इसके बाद प्लानिंग तो इसकी ये भी थी कि एक एक करके सारे टुकड़े गायब किए जाएं, लेकिन ये किस तरह से फंस जाता है, क्यों पुलिस को इसकी सारी हरकत के बारे में पता लग जाता है और कैसे इसका ये राज खुलता है, इस घर का, ये जो आप खौफनाक घर देख रहे हैं जिसके अंदर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस फ्रिज का राज खुलता है और कैसे उस बेड के बारे में पता लगता है। अब आप वो भी समझेंगे। सबसे पहले आपको जाननी होगी रविंद्र की वो कहानी और वो मोटिव जिसकी वजह से उसने कत्ल किया। तो ये जो रविंद्र है इसकी उम्र 30 साल है। हमारे पास पुलिस की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी है जिसमें बाकायदा एक एक चीज़ का जिक्र किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो इसकी उम्र है वो 30 साल है और ये जो पेशे से एक टेक्नीशियन था, नेवी में काम करता था और वहाँ पर देगा करके एक जगह है जहाँ पर इसकी पोस्टिंग थी। लगभग 1 साल से काम कर रहा था। इसकी एक बीवी भी थी और इस वक्त जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो अपने मायके गई हुई थी। अब ये जो फ्लैट देख रहे हैं, दरअसल ये जो फ्लैट है कीर्ति एनक्लेव एलवी नगर में फ्लैट नंबर 102 मौजूद है। यहीं पर रविंद्र रहा करता था। और तो और बात है कोविड के आसपास की, दरअसल इसका मिंगल ऐप पर एक अकाउंट था। अब मिंगल ऐप एक तरीके से डेटिंग ऐप है जिस पर ये कई सारी लड़कियों से जुड़ता था और इसी सिलसिले में साल 2021 की बात है, इसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक लड़की से होती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और राइट स्वैप वगैरह जो भी होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों चैट शुरू करते हैं, बातचीत बढ़ती जाती है, दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद क्योंकि डेटिंग ऐप था तो दोनों मिलने का प्लान भी बनाते हैं। अब मिलने का प्लान इस कदर बढ़ता है कि अब जो रविंद्र है वो मोनिका से प्यार करने लग जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब मोनिका और रविंद्र जो हैं वो अब तक चैट पर बातें करते थे, वीडियो कॉल करते थे, 1-2 बार मिल लेते थे, लेकिन अब इन्होंने प्लान किया क्यों ना किसी होटल में मिला जाए, क्यों ना किसी पार्क में चले, और अक्सर आप यूँ समझिए हफ्ते 10 दिन में ये अक्सर मिला करते थे। अब ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली गई और एक रोज़ मोनिका को पता लग जाता है कि जो ये रविंद्र है ये शादीशुदा है, इसकी एक पत्नी भी है। अब जब ये सारी बातें मोनिका को पता लगती है उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, लेकिन वो कुछ भी करके रविंद्र को छोड़ नहीं पा रही थी। अब दोनों एक साथ इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे कि तभी जो ये मोनिका है ये अचानक से कुछ पैसों की डिमांड करती है रविंद्र से, ना सिर्फ एक बार बल्कि थोड़े थोड़े करके कई बार वो पैसे मांगती है। अब एक बार हालात ये भी आ जाते हैं कि सोचिए 3.5 लाख रुपए मोनिका ने जो है वो रविंद्र से मांगे थे। अब जब ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जब रविंद्र मना करता है, कई बार उसके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती, जब वो इनकार करता तो इस पर लगातार वो उनसे ये बोलती कि देखो अगर तुम ये मुझे नहीं दोगे, मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे या जो भी मैं तुमसे मांग रही हूँ तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को साफ तौर पर बता दूंगी और तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तुम मेरे साथ भी गलत कर रहे हो, उसके साथ भी गलत कर रहे हो। अब ये सारी चीज़ें सोचकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना हो और चीज़ें बिगड़े ना, इस वजह से रविंद्र जो है वो कई बार पैसे दे भी देता, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, कलेश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसे डिमांड पूरी करते जाएगा तो वो कंगाल हो जाएगा और वो अपनी बीवी को कैसे पालेगा और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक साथ कैसे रखेगा। अब जब चीज़ें बढ़ती चली गई और इधर मोनिका ने भी दबाव बनाना शुरू किया, वो बार बार बोलती शादी कर लो, इसके अलावा पैसे भी मांगते हो। जब ये सारी चीज़ें बढ़ती गई तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़की को रास्ते से ही हटा दूं, और इसके लिए बाकायदा उसने प्लान बनाया और उसने सोचा कि जब उसकी बीवी, क्योंकि इस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और 29 तारीख की बात है, जब उसे लगा कि जो उसकी पत्नी है वो एक दिन पहले ही मायके चली गई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसकी देखभाल वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पर उसके माँ बाप भी हैं, वो अपनी पत्नी को खुद छोड़ कर आता है और इसके बाद मोनिका को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो तुम मेरे घर पर आ जाओ और हम वहाँ पर बात करेंगे, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मोनिका को लगता है सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत पसंद करता है, उसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए मोनिका उससे मिलने के लिए ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं फ्लैट नंबर 102 पर पहुँच भी जाती है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई होती है। इसके बाद जो रविंद्र है वो क्या करता है, क्या उसने कत्ल गुस्से में किया या सोची समझी प्लानिंग थी, और किस तरह से कत्ल करने के बाद आखिरकार पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है, अब आप वो भी समझिए।
देखिए, इस पूरी कहानी में 2021 से इसकी शुरुआत ज़रूर हुई थी और एक उस वक्त कोविड का वक्त था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो, ये जो रविंदर था इतना ज़्यादा शातिर था कि इसे पता लग चुका था कि पुलिस इस तक पहुँच सकती है और पहुँचने के जो ज़रिए थे वो उसे ख़त्म करते हुए जा रहा था। मसलन के तौर पर जो चेहरा था वो किसी को भी पहचान में आ जाता और इसलिए उसने चेहरा जलाया। जो हाथ जलाने की पीछे की जो कहानी सामने आई, उसे लगा कि फिंगरप्रिंट्स बहुत अहम सबूत होते हैं किसी भी केस को सुलझाने के लिए और इसलिए दोनों हाथों को ये ले जाकर और चेहरे को ले जाकर ये सबसे पहले जला देता है, क्योंकि इसे पता लग चुका था कि क्राइम केसेस में जो फिंगरप्रिंट्स वाली जो चीजें होती हैं उसके जरिए बहुत बड़े बड़े केसेस आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। लेकिन ये कहानी तो ये भी थी, लेकिन जब पुलिस ने रविंदर को गिरफ्तार किया, क्योंकि रविंदर ही वो शख्स था जो खुद जाकर सरेंडर कर चुका था थाने में, लेकिन जब इसे मोटिव समझने की बारी आ रही थी तब बहुत सारी चीजें पेच फंस रही थी। मसलन के तौर पर 2021 में इनके बीच में प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। इसकी बीवी भी प्रेग्नेंट हो गई थी, दो की 2024 में इसकी शादी हुई थी। महज शादी के लगभग 1.5 साल बाद ये हत्या कर देता है। अब सोचिए, 2024 में शादी हुई, अब वहां पर प्रेगनेंसी के बाद वो अपने मायके चली जाती है इसकी बीवी। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड 2021 से थी, ये लगातार उससे दबाव बना रही थी कि अगर 3.5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगी, तुम्हारी नेवी में तुम काम करते, तुम्हारी वहां पर बदनामी होगी, तुम्हारी बीवी को जो तुम्हारी सच्चाई पता लगेगी वहां पर बदनामी होगी, तुम्हें जितने जानने वाले लोग हैं हर कोई तुम पर थूकेंगे और इसलिए मेरी बात मान लो। अब ये जो कहानी जो चल रही थी कई दिनों से चल रही थी और इसलिए मौका देखकर ये अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के बाद अपने घर पर बुलाता है। उस घर पर फिर से तलखी शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे पैसे दे दो, क्योंकि ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं ये एक तरफा कहानी होगी, क्योंकि इसमें रविंदर बार बार ये कह रहा है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी इससे पैसे मांगा करती थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड इस दुनिया में नहीं है जो इस बात की तस्दीक कर सके कि हाँ वो उससे पैसे मांग रही थी, क्योंकि रविंदर जो कहानी बता रहा है हम भी आपको वही बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस थाने में बैठकर ये जो कहानी बता रही शायद मनगढ़ंत हो सकती है, शायद इसके पीछे कोई और मोटिव हो सकता है, लेकिन कहानी में ये सबसे जरूरी ये है कि बार बार ये पैसे को लेकर, दबाव बनाने को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर और बदनामी को लेकर इसने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे इस सहन नहीं हो रहा है और इसलिए नाक और मुंह को उसने दबाते हुए सबसे पहले मोनिका को मौत के घाट उतारा और उसके बाद एक एक कर उसने उस घर पर, जब वो शरीर को काट रहा था, बोटी बोटी छोटे छोटे हिस्सों में काट रहा था, पूरे घर पे खून फैल चुका था, छींटे फैल चुके थे, उसके चेहरे पे छींटे थे, उसके कपड़ों पे छींटे लग चुके थे, लेकिन वो काटता रहता है जब तक उसके मन को शांति नहीं मिल जाती। और इसके बाद पोछा लेके आता है, पोछे की बाल्टी से घर के कोने कोने पर, दीवारों पर जहां जहां खून के छींटे थे उसे पोंछता है, घर पर पोछा लगाता है और इसके बाद वो सोचता है कि जब लाश के जो टुकड़े करेगा उन टुकड़ों को कैसे बाहर लेके जाए। तो इसलिए जिस तरीके से जब हम फुटेज देख रहे थे तो बहुत बड़ी पॉलिथिन है जिसमें उसने मोनिका की जो धड़ वाला जो हिस्सा है, मतलब गले से लेकर जो पेट की नीचे वाले तक का जो हिस्सा है, उस हिस्से को उसने बहुत बड़े पॉलिथिन में कई बार रैप कर कर उसके अंदर, फ्रिज के अंदर छुपा कर रखा था। अब यहां पर प्रॉब्लम ये थी, जो हिप से नीचे वाला जो पार्ट था अंगूठे तक, जिसमें वो पैर को फोल्ड कर कर भी वो फ्रिज में डालने की कोशिश कर रहा था, उसमें वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि पैर वाला जो हिस्सा होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसने कांच तक निकाल लिया था, जिस तरीके से फ्रिज की जो फुटेज देख रहे हैं इसमें जो कांच के जो स्लैब रखे रहते हैं फ्रिज में, उन सबको निकाल निकाल कर उसने रखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो फेल हो गया। इसके वजह से सोचा कि क्यों ना मैं हाथ वाला हिस्सा ही इसमें किसी तरीके से फिट कर दूं, फॉर द टाइम बीइंग किसी तरीके से अपने आप को बचा पाए, लेकिन वो उसमें भी फेल हो जाता है। इसलिए ट्रॉली बैग में वो एक एक कर लाश को छुपाने की कोशिश करता है। फिर सोफे में बैठकर सोचता है कि पुलिस उस तक पहुंचेगी तो सबसे पहले चेहरे और फिंगरप्रिंट के जरिए पता लग जाएगा, और इसलिए वो जाकर कुछ दूर, लगभग 1.5-2 घंटे का सफर तय कर कर उस लाश के हिस्से को जला देता है। जब घर पर आता है, सोचिए वो उस घर पर रहता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड के लाश के जो टुकड़े थे आधे फ्रिज में रखे थे, आधे जो बेड के नीचे उसने सुटकेस में काट कर नीचे रखा हुआ था। चैन की सांस लेता है, फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इन सारी टुकड़ों को एक एक कर फेंकूं या मैं अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ये पूरी कहानी बताऊं। और उसके बाद वो सबसे पहला काम क्या करता है, अपने एक दोस्त को फोन करके बताता है,
पूरी कहानी समझाता है कि किस कदर वो जो लड़की थी उसे परेशान कर रही थी और उसने गुस्से में आकर, सोचिए मैं आपको ये जो लाइन बता रहा हूं, गुस्से में आकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। फिट ऑफ रेज एक तरीके से कानूनी दाव पेच है, जहां पर अगर आपको अपने आप को बचाना हो, अपनी धाराएं कम करनी हो, अपनी सजा कम करवानी हो, तो गुस्से में मैंने ये एक्शन ले लिया। बस इस लाइन बोलने भर से भी आपकी बहुत सारी धाराएं कम हो जाती हैं। और इसलिए जब इसने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी समझाई तो दोस्त को लगा कि कहीं वो भी फंस ना जाए, क्योंकि ये जो पूरी कहानी थी उसी ने सबसे पहले सुनी थी और उसने सलाह दी कि तुम सबसे पहले जाकर पुलिस थाने में सरेंडर करो, पुलिस वालों को पूरी कहानी बताओ कि असल में हुआ क्या था। और ये वहां से थाने पहुंच जाता है और थाने में बैठकर टांग पर टांग चढ़ाकर जब ये सामने बैठे पुलिस वालों को पूरी कहानी समझाता है, बताता है, तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि एक नेवी का फौजी जो उनके सामने बैठा है, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना चेहरे पे किसी पसीने के, वो जिस तरीके से कहानी बता रहा है वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। थाने से पुलिस वाले भागे भागे सायरन बजाते हुए उस फ्लैट तक पहुंचते हैं और फ्रिज को खोलने की जब कोशिश करते हैं तो हर कोई, जो पुलिस वाले थे, 2-2 3-3 कदम पीछे चले जाते हैं। हर किसी ने रुमाल से मुंह ढका हुआ था, क्योंकि इस शख्स ने, जो नेवी का ये जो फौजी है, रूम फ्रेशनर को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था घर पर कि कहीं से भी लाश की बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उस ट्रॉली बैग को खोला गया तो इतनी भयानक बदबू थी कि किसी का भी उस फ्लैट में रुक पाना मुश्किल हो रहा था और सब भागकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से जो रविंदर ने एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की, फिर उसे लगा कि ये क्राइम कभी छिपता नहीं और एक फौजी है और इसलिए उसका सरेंडर करना ज्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि वो भगोड़ा बन जाए, भाग जाए और खुद जाकर एक्सेप्ट करेगा तो उसकी सजा कम हो जाएगी। फिट ऑफ रेज भी उसने बता दिया कि मैंने गुस्से में किया था। तीसरी जो इस सारी जो कहानी, ब्लैकमेलिंग वाली कहानी, मुझसे 3.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, ये सारी चीजें एक तौर पर बताने के लिए थी कि मेरी सजा किस कदर कम हो सकती है। तो ये जो रविंदर है बहुत ज्यादा शातिर है, क्योंकि इसने अपने आप को बचाने के लिए हर एक कोशिश पहले ही चल चुका है, अपनी, जैसे कहते हैं ना कि चाल पहले ही वो चल चुका है। अब बारी थी कि सबसे बड़ा क्राइम उसने क्या किया, गर्लफ्रेंड को मारा, काटा, पीटा, छुपाया, लेकिन उसने सरेंडर भी कर दिया, भागा नहीं। तो ये जो सारी जो चीजें जब कोर्ट के सामने जाती हैं, जज के सामने जाती हैं, तो जज भी इन सब चीजों को कंसिडर करते हैं और उसकी जो सजा है उसे कम करने के लिए ये सारी बातें भी उस वक्त मान्य हो जाती हैं। लेकिन एक कातिल कितना भी ज्यादा शातिर क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा चालाक क्यों ना हो, ये जानबूझकर इसकी जो कहानी है उसमें कितनी सच्चाई है, अभी खुद विशाखापट्टनम की जो पुलिस है, आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है, इसकी तस्दीक करना चाहती कि क्या कहीं और भी कोई मकसद तो नहीं था। क्या सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग की वजह से एक नेवी के फौजी ने जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है या कहानी छुपी है? क्या है पीछे की कहानी, हम इस पर नजर बना के रखेंगे और जो भी नए अपडेट्स होंगे सबसे पहले इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक उसे पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।